नमस्कार. झेड हा इंग्रजी अक्षराचा शेवट आहे आणि लूप मध्ये ए हा इंग्रजी अक्षराची सुरुवात आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या आयुष्यात असंख्य समस्या येतात आणि शरीरात टिकून राहण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली आपली किडनी जेव्हा खराब होते तेव्हा योग्य तज्ञांच्या मार्गदर्शनाने आपण आपल्या प्रियजनांचे जीव वाचवू शकतो आणि पुन्हा नव्याने आयुष्य जगू शकतो. गुड मॉर्निंग, मी विदुला. झेड टॉकच्या आमच्या विशेष कार्यक्रमात मी तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. झेड टॉक हा एक जनजागृती उपक्रम आहे. या उपक्रमाअंतर्गत भारतातील सुप्रसिद्ध किडनी तज्ञ आपल्याला किडनीचे संरक्षण कसे करावे याबद्दल माहिती देतात, जेणेकरून आपण आपल्या आयुष्यात निरोगी आयुष्य जगू शकू. 14 मार्च ये दिन जागतिक किडनी दिन मनाया जा रहा है. इसी तौर पर हमारे साथ है भारत के एवं महाराष्ट्र के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख आज हमारे साथ नागपुर से जुड़े हुए. हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर. हाय डॉक्टर, ऐसे कहते हैं कि वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर किडनी. सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? यस, एक्सरसाइज में वॉकिंग बहुत अच्छा है, सिंपल है और इससे क्या है कि सेहत अच्छा रखने में बहुत मदद मिलती है. और डॉक्टर, आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से नागपुर सिटी में आपकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमारे दर्शकों के लिए आपके बारे में क्या कहोगे? मैं डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख हूँ. मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट मतलब किडनी स्पेशलिस्ट और किडनी प्रत्यारोपण तज्ञ हूँ. मैं केयर हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ नागपुर में और मैं अभी सभी पेशेंट्स को नागपुर में सेवा दे रहा हूँ. वैसे तो आप एकदम फिट हो डॉक्टर, तो आप आपके मरीजों के लिए क्या कहोगे? फिटनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक्सरसाइज करना. और क्या है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है. लोग बोलते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ तो उसमें मेरी एक्सरसाइज हो जाती है. ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें हमारे एक्सरसाइज रेगुलर इंटरवल में करना चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द हेल्दी लाइफ एंड फिटनेस. थैंक यू सर. डॉक्टर, हमारे जीवन में किडनी का क्या महत्व होता है? किडनी का शरीर में बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि किडनी सिर्फ यूरिन बनाना उतना ही नहीं, तो शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ है जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह, इनको बाहर भेजने का काम करती है. उसी तरह से शरीर में एसिड बेस का बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब पानी का जो बैलेंस है वो भी मेंटेन करने का काम करती है. कुछ इंपॉर्टेंट काम ऐसे भी है किडनी के जो हमें पता नहीं होते, जैसे हीमोग्लोबिन को बनाना. अच्छा. वो काम किडनी करती है. हाँ. हमारे बोन्स को स्ट्रांग रखने का काम इनडायरेक्टली किडनी ही करती है, क्योंकि जैसे सनलाइट में जो विटामिन डी आता है उसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो करने का काम भी किडनी करती है. तो इस तरह से अगर किडनी का देखा जाए तो शरीर में बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है. और साथ ही साथ हमेशा डर रहता है किडनी फेल होने का, तो किडनी फेल क्यों होती है जनरल? किडनी फेल होने के जैसे भारत में ही नहीं, पूरे अगर हम देश के बाहर की बात करेंगे तो भी डायबिटीज़ सबसे पहला कारण माना जाता है. फिर ब्लड प्रेशर है, फिर किडनी स्टोन से, किडनी के इन्फेक्शन से, और किडनी के खुद के डिसीज जैसे हमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस ऐसे नाम देख के हम जानते हैं कि इसमें भी किडनी फेल हो सकती है. लेकिन हाँ, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर टॉप पे है. और ऐसे माना जाता है डॉक्टर कि थकान की वजह से या फिर गलत दवाइयों के सेवन की वजह से हमें किडनी फेलियर होता है, या सही है? ये देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है. क्या है ना कि जो गलत दवाइयाँ, इसे बोल सकते हैं हम, जो दवाइयाँ पेन किलर्स हम ले रहे हैं बिना किसी के मतलब सलाह के पेन किलर्स लेना, एसिडिटी की जो दवाइयाँ है उसको लेना, उसी ऊपर से ही कोई जड़ी बूटी ले लिया, कुछ बोल देंगे कि हाँ ये पैथी से लिया, लेकिन किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई न लेते हुए उसका इफेक्ट सीधा किडनी पे हो सकता है. अच्छा, तो कोई भी दवाइयाँ हम लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह से हमें दवाइयाँ लेना ज़रूरी होता है. बहुत ज़रूरी होता है. साथ ही साथ ये और एक सवाल है डॉक्टर, जैसे कि बहुत लोग जानते हैं और लोगों का मानना ऐसा है कि हमारे जीवन में किडनी के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए आहार और साथ ही साथ एक्सरसाइज, इसका क्या महत्व है? देखिए, सब शरीर में जो फिट रहने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ कहा जाती है वो है फिटनेस. जैसे अभी भी मैं मॉर्निंग में आया हूँ, लेकिन मैं हाफ एन आवर का एक्सरसाइज करके ही आया हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द एक्सरसाइज इन योर डे टू डे लाइफ. और साथ में आहार का तो जैसे जितना हमें ज़रूरत है उतना खाना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे ऑयल कम खाएंगे, नमक कम खाएंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है. और क्या है ना, हमारे लाइफ में क्या होता है कि फेवरिज्म होता है कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आती है. कुछ लोग हैं जो नॉनवेज पसंद आया तो सिर्फ नॉनवेज ही खाएंगे, कुछ लोग हैं जो वेज है पसंद वही खाएंगे. तो ऐसा नहीं है, हमें मिक्स डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है. तो बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि चलना बहुत ज़रूरी है, वैसे एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डॉक्टर, एक व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि उसे किडनी की बीमारी है?
ज़्यादातर व्यक्तियों में क्या है ना कि किडनी की जब बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए क्या होता है ना कि असिम्टोमेटिक किडनी डिसीज भी रह सकता है। ये होता है। और जिनमें मतलब कोई सिम्टम्स आते हैं, कोई लक्षण आते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत ही वेग सिम्टम्स रह सकते हैं, जैसे जल्दी थकान आना, ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं तो जी मचलना, या फिर जो काम हम पहले अच्छे से कर पा रहे थे उसको अभी नहीं कर पा रहे। ये कॉमन सिम्टम होता है। अगर इसको छोड़ दो तो जो सिम्टम्स आते हैं, वो अगर सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट डेफिनेटली डॉक्टर के पास आते हैं। जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब कम होना, पैरों पे सूजन होना, चेहरे पे सूजन आना, ठीक है, उसी तरह से पेट फूलना, सुबह जब उठते हैं तो आंखों के सामने पूरा स्वेलिंग आया हुआ है, पेशाब में कभी कभी जो खून आना, तो ये सब चीज़ें होती है। तो उस वजह से पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि हाँ, किडनी का बीमारी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर टाइम पे सिम्टम्स नहीं रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हम इसे डायग्नोस्टिक कैसे कर सकते हैं? यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे है ना कि जैसे मैंने बोला है कि अब इसको अगर डायग्नोस करना है हम, तो जिन लोगों को सिम्टम्स आते नहीं उनको डायग्नोस कैसे करेंगे? तो जैसे जिसको कोई रिस्क फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स मतलब क्या कि जिनको किडनी का तकलीफ हो सकता है, तो ऐसे लोग कौन है? जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, जिनको फैमिली हिस्ट्री में कोई किडनी का बीमारी है, पहले स्टोन हो चुका है, बार बार इन्फेक्शन हो चुका है, इन लोगों ने ईयरली हेल्थ चेकअप करना चाहिए। अब हेल्थ चेकअप क्या है? ऐसा नहीं कि फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कर लिया, वैसा नहीं। गो टू योर डॉक्टर। नॉट जरूरी नहीं कि आप आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी स्पेशलिस्ट के पास ही जाए, आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाए, उनको बताएं कि मुझे किडनी के कुछ टेस्ट करने, वो करवा देंगे। ये हो गया जिनके सिम्टम नहीं है। अब जिनको सिम्टम्स है उसमें 3 ही कॉमन इंपॉर्टेंट टेस्ट हमें करने होते हैं। यूरिन, ऐसे कहा जाता है कि यूरिन का अगर आप चेकिंग करते हैं तो वो किडनी का आईना है। बाद में क्रिएटिनिन नाम की एक टेस्ट होती है, वो करना है। और उसके बाद जो है वो महत्वपूर्ण टेस्ट होती है, वो है किडनी को देखना। अब किडनी को कैसे देख पाएंगे हम? तो सोनोग्राफी करके। ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट करके लगभग 70% केसेस में हम पेशेंट को किडनी का डिसीज है या नहीं है ये पता कर सकते हैं। डॉक्टर, आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि एक मरीज को डायलिसिस करना जरूरी है या फिर डायलिसिस करना ही चाहिए? ये डायलिसिस का जो है ना, उसके लिए बहुत लोग डरते हैं, तो मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा कि किसी को अगर डायलिसिस लग रहा है, इसके हम 4 ही मापदंड मानते हैं। कि बहुत ज़्यादा शरीर में पानी हो गया, हम जो दवाइयाँ दे रहे हैं उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम बढ़ गया है शरीर में, जिसमें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मैनेजमेंट करना होता है, तो उसमें पोटेशियम अगर बहुत बढ़ गया तो, और वो दवाइयाँ हम जो दे रहे हैं उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम डायलिसिस करना चाहेंगे। किसी का यूरिया बहुत बढ़ गया और यूरिया बढ़ने की वजह से सिम्टम आ रहे हैं, जैसे वो बेहोश हो चुके हैं, आखड़ी आ रहा है, इस टाइप का तकलीफ हो रहा है, या फिर किसी के शरीर में एसिड बहुत बढ़ गया, हम दवाइयाँ दे रहे हैं फिर भी एसिड कंट्रोल नहीं हो रहा। ये 4 मुख्य कारण होते हैं डायलिसिस की। और ऐसा नहीं है कि अब किसी का डायलिसिस अगर शुरू हो चुका है तो परमानेंट रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी को किडनी का बीमारी होता है, उसके लिए एकदम किडनी शट डाउन होती है, हम डायलिसिस शुरू करते हैं और कुछ देर बाद डायलिसिस बंद कर सकते हैं। या फिर किसी को किडनी बीमारी चल रही है, उसमें नया कुछ आघात हो चुका है और उस वजह से क्या हो रहा है कि उसका किडनी डिसीज प्रोग्रेस हो चुका है। जो जिस वजह से वो किडनी डिसीज प्रोग्रेस हुआ है उसको हम निकाल देंगे, उसका हम ट्रीटमेंट कर देंगे, तो फिर से वो डायलिसिस पे नहीं रहेंगे और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर, ऐसे कहा जाता है कि डायलिसिस के बाद मरीज बहुत कम सालों तक जीता है, तो ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो 15 साल से डायलिसिस भी ले रहे हैं। ऑन एन एवरेज जो डायलिसिस का लाइफ माना जाता है वो 5 साल का होता है, लेकिन उसमें सब बातें मानी जाती है। क्या वो रेगुलर डायलिसिस ले रहे हैं, क्या वो मेडिसिन ले रहे, क्या वो आपके किडनी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, और अगर डायलिसिस शुरू हुआ है तो किस कारण से शुरू हुआ है, क्या उसको हम बंद कर सकते हैं क्या, ये कारण देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे कहा जाता है कि डायलिसिस घर में भी हम कर सकते हैं या नहीं? या डायलिसिस के जैसे प्रकार में हम बात करेंगे तो एक बोलते हैं हीमोडायलिसिस, जो हम हॉस्पिटल में करते हैं, इसमें ब्लड पेशेंट के मरीज से आता है, वो मशीन में जाता है, क्लियर होता है, और क्लियर होने के बाद में फिर उसका हम फिर से मरीज में उसको वापस भेज सकते हैं। इसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। दूसरा प्रकार जो होता है वो पेट का डायलिसिस जिससे बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसमें क्या होता है कि कोई जो दवाइयाँ हैं हम पेट में छोड़ते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ये हम आराम से घर में भी कर सकते हैं, और उस वजह से क्या है कि पेशेंट को फ्रीडम रहता है, हर बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर में डेफिनेटली कोई भी चीज़ का ट्रेनिंग रहता है तो उसका हम ट्रेनिंग कर देते हैं उसको, और उसके बाद पेशेंट ट्रैवलिंग रहो, स्कूल रहो, कॉलेज रहो, जॉब रहो, वहाँ पर भी वो आराम से कर सकता है। डॉक्टर,
किडनी फेलियर के लिए क्या बस डायलिसिस एकमेव इलाज है या फिर और कोई इलाज है? नहीं, किडनी फेलियर के लिए डायलिसिस एक एकमेव इलाज नहीं है। इससे भी अच्छा इलाज है जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन ऐसे कहते हैं। ओके। जिसमें हम किसी एक व्यक्ति की किडनी, या वो जीवित हो या फिर मरणोपरांत कोई किडनी डोनेट करता है, वो किडनी हम लेके मरीज के शरीर में लगाते हैं और उसको हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं और ये काफ़ी अच्छा इलाज माना जाता है। जनरली किडनी ट्रांसप्लांट का डर सभी लोगों को बहुत रहता है, पर आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि इसे किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है? कि जैसे जिस व्यक्ति का किडनी परमानेंटली डैमेज हो चुका है तो उसको अभी डायलिसिस लग रहा है, माने तो वो पेरिटोनियल डायलिसिस हो या फिर वो हीमोडायलिसिस हो, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता है। या तो डायलिसिस करना ही करना है या फिर ट्रांसप्लांट करना है। तो जिस पर्सन का एंड स्टेज ऑफ किडनी डिसीज हो जाता है उनके लिए ट्रांसप्लांट हम रिकमेंड करते हैं। और हम ऐसे सुनते हैं सर कि जिसे किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो उसे अक्सर कहा जाता है वेट फॉर इयर्स, तो ये क्या बात है और इसमें आप क्या बोलोगे इसके बारे में? किडनी ट्रांसप्लांट जैसे मैंने पहले बताया 2 प्रकार होते हैं, लाइव रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट और कैडावर रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये कैडावर ट्रांसप्लांट क्या होता है कि जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी रहती है हर एक रीजन में। तो उसमें क्या किया जाता है कि अपने किसी भी पर्सन का जिसका किडनी खराब हुआ है उसका नाम रजिस्टर किया जाता है और फिर जैसे उनका नंबर आता है, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग नंबर आता है, उसके बाद में उनको किडनी मिलती है। और नागपुर की जो ट्रांसप्लांट कमेटी है ZTCC, ये बहुत ही अच्छा एक्टिव है और इसमें मरीज़ को कम से कम समय लगता है, जैसे कि 1.5 या 2 साल में किसी को किडनी मिल सकती है। और जो सालों तक पहले वेट करना पड़ता था वो अभी नहीं करना पड़ता है और पेशेंट का ट्रांसप्लांट हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर, किडनी के मरीजों के लिए कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, आप ये कैसे डिसाइड करते हो? इससे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, उसी तरह से जैसे किडनी के जो काम है वैसे। हाँ। जैसे यूरिन कम हो रहा है तो यूरिन बढ़ने की दवाई देंगे। अगर शरीर में एसिड बढ़ रहा है तो एसिड को कंट्रोल करने के लिए सोडा बाइकार्ब की टैबलेट देंगे। पेशेंट के इसमें विटामिन डी शरीर में तैयार नहीं हो रहा है तो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म या जो डेफिशिएंसी है उसका पार्ट देंगे। अब हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, मैंने बताया था, तो हीमोग्लोबिन अगर नहीं बनता है तो वो जो हार्मोन लगता है जो किडनी से आता है उसको देने के लिए इंजेक्शन या टैबलेट देंगे। उसी तरह से पेशेंट के बोन्स को मजबूत करने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस को बैलेंस रखने का भी दवाइयाँ हम देते हैं। तो और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हो कि किडनी की दवाइयाँ, अब जो जिस वजह से किडनी को प्रॉब्लम हुआ है, जैसे ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज हो गया, उसको कंट्रोल करने की दवाइयाँ भी हम देते हैं। अच्छा, और ऐसे देखा गया है डॉक्टर कि आमतौर पर किडनी का मरीज किडनी स्पेशलिस्ट तक लेट पहुंचता था, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। तो एक किडनी स्पेशलिस्ट होते हुए आप मरीज और डॉक्टर को क्या सलाह देंगे? एक्चुअली क्या है ना कि मैं Z-Talk का इसके लिए बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता कि किडनी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब पेशेंट डॉक्टर के पास लेट पहुंचता है, जैसे क्रिएटिनिन 3-4 हो गया तो हमारे पास ज़्यादा करने के लिए कुछ बचता नहीं। अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन 1.2 और 2 के बीच में है तो हमारे पास बहुत कुछ है कि उसका किडनी हम बचा सकते हैं। तो इसलिए चाहूँगा कि जैसे अब मेरे जो डॉक्टर्स हैं जो किडनी स्पेशलिस्ट नहीं है, वो क्या करते हैं ना कि मेरे पास पेशेंट भेजते हैं। व्हाट आई डू, जैसे ही मेरे पास पेशेंट आता है तो उसको मैं इवैल्यूएट कर लेता हूँ, 1 बार 2 बार बुलाता हूँ, उसके बाद में उसका पूरा ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कर लेता हूँ। और उसके बाद वो क्या है ना कि हर 4 या 5 महीने बाद मुझे दिखाता है। हाँ। तो उससे क्या होता है कि जो प्राइमरी फिजिशियंस है उसके पास पेशेंट रेगुलर फॉलोअप करता है और जो किडनी का उसको स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट चाहिए था वो भी मिल चुका है। हाँ, डेफिनेटली जब क्रिएटिनिन 4 या 5 बढ़ गया है तो ही हैज़ टू कम एंड मी शो। बट अगर पेशेंट जल्दी हमारे पास पहुंच जाता है तो डेफिनेटली इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट की किडनी बचा सकते हैं और आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी रोक सकते हैं। डॉक्टर, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए आप ये ज़रूर बताइएगा, ऐसा कोई सिम्टम्स है जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि हमें किडनी की बीमारी हो सकती है? या एक महत्वपूर्ण सिम्टम है जिसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। हाँ। जैसे कि फ्रॉद आना या फेना आना या झाग आना। अगर किसी को पेशाब करते समय दिख रहा है कि बहुत झाग हो रहा है और वो सेटल नहीं हो रहा है, थोड़ा झाग तो आएगा लेकिन बहुत झाग आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए क्या ये किडनी डिसीज की शुरुआत है। क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में ये हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसा जिसे कहा जाता है उसकी शुरुआत में भी ये रह सकता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिसमें ये कॉमन सिम्टम है और लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण संदेश आप हमारे दर्शकों के लिए क्या देंगे? मैं कहना चाहूँगा किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इसकी तरफ, और रेगुलर इंटरवल पे पानी पीते रहिए,
एक्सरसाइज करते रहिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन लाइक पेन किलर, जो एसिडिटी की मेडिसिन वो ना ले, और आपके डॉक्टर की सलाह मानते रहिए, रेगुलर विजिट करते रहिए, और जो भी दवाइयाँ हैं उसको अच्छे से लेते रहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई डॉक्टर। आज आप आपके बिजी शेड्यूल से आज यहाँ पे आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की, इसके लिए मैं जेड टॉक की ओर से आपको शुक्रिया अदा करूंगी। मैं भी शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि ये किडनी अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किडनी डिसीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो जेड टॉक का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हमारे साथ थे भारत के एवं महाराष्ट्र के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख। इन्होंने हमें किडनी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। जेड टॉक एक ऐसी पहल है जो लोगों में किडनी के बारे में जन जागृति करती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज के साथ, और हमारा जेड टॉक का यूट्यूब और फेसबुक पेज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।